हेलो एवरीवन, जसवीर मेमोरियल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। देखो, लास्ट क्लास में अपन ने अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे इनकी वेलोसिटी देखी थी। ठीक है, आज अपन देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, इसकी थ्योरीज देखने से पहले इसको एक एग्जांपल से समझो कि ये होता क्या है। मान लो आपके पास ये कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें आपने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। एक डिस्टर्बेंस आपने इधर से क्रिएट किया, ये वाला डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और एक डिस्टर्बेंस आपने क्रिएट किया यहाँ पर, यहाँ। अब ये वाला डिस्टर्बेंस किधर जा रहा है, इधर। ठीक है, अच्छा, ये तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, ये वाले दोनों डिस्टर्बेंस, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो एक टाइम पे क्या होगा, दोनों एकदम पास पास में आ जाएंगे, ऐसे पोजीशन होगी। ठीक है, फिर क्या होगा, एक पोजीशन पे आके, किसी पॉइंट पर आके, इस पॉइंट पर आके ये दोनों क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो उस स्थिति में कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा। ये आपस में क्या हो गया, एक स्थिति पे आने के बाद में दोनों मिल गए। अब बाद में आगे क्या होगा, ये वाला जो इधर की तरफ जा रहा था, ठीक है, ये वाला इधर की तरफ जा रहा था, ये वाला इधर की तरफ जाएगा, तो ये वाला वापस इधर की तरफ आने लग जाएगा और ये वाला इधर की तरफ आने लग जाएगा। तो हुआ क्या, आपके पास दो डिस्टर्बेंस थे, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। किसी एक पॉइंट पर आकर दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए। दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए, या एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए, अध्यारोपित हो गए। क्या हो गए, अध्यारोपित हो गए। तो यही चीज़ होता है आपके पास अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, और फिर अलग हो गया, वापस अपनी अपनी दिशाओं में चले गए। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको यही चीज़ मिले। ठीक है, डायरेक्शन इनका चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ऐसे कुछ हो, अब ये क्या, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये सीधा आ रहा है। तो अब क्या होगा, एक पोजीशन पे आके फिर से इनमें ये वाली कंडीशन बनेगी, ऐसा। अब ये इस पॉइंट पर अध्यारोपित होंगे, तो अध्यारोपित होने के बाद में ये क्या हो जाएगा, एक बार के लिए यहाँ पे ये सीधी रेखा बन जाएगी। यहाँ पे कहीं तुम्हारे क्या हो, ये दोनों ये अध्यारोपित हुए, ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, अध्यारोपित हो गए। तो बेसिकली ये वाला तुम्हारा क्या है, परिणामी है। फिर ये क्या होगा, ये वाला इधर आगे की तरफ आ जाएगा और ये वाला तुम्हारा इधर आगे की तरफ हो जाएगा। तो जो पिछली कंडीशन में बनाया था, ये पूरा ऊपर वाला था, ये वाला ऐसा, और इस कंडीशन में बनाया तो एकदम पूरा फ्लैट बना है। तो ये वाला क्या है, इस कंडीशन का परिणामी तरंग है, और ये वाला क्या था, जो पिछला कंडीशन था उसका क्या था, परिणामी तरंग था। तो अध्यारोपण का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर दो या दो से अधिक तरंग आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो वहाँ पर कैसा प्रभाव होगा, कई बार और ज़्यादा परिणामी होता है वो आपको बढ़ के मिलता है, कई बार होता है परिणामी घट के मिलता है। तो ये सब अपन किस में पढ़ते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या, ठीक है, उसका डेफिनेशन देखो। अध्यारोपण का सिद्धांत आपको क्या बोलता है, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि अगर किसी माध्यम में, ठीक है, अगर किसी माध्यम में आपके पास दो या दो से अधिक तरंगे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, अध्यारोपित हो रही है। दो या दो से अधिक तरंगे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रही है। तो किसी बिंदु पर परिणामी तरंग का मान अध्यारोपित होने वाली तरंग के सदिश योग के तुल्य होगा। भाषण में ही क्या था, अगर कोई माध्यम ले रखा आपने, उस माध्यम में क्या हो रहा है कि बहुत सारी तरंगे एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रही है। तो अध्यारोपित होने के बाद में अगर किसी बिंदु पर आपको परिणामी तरंग निकालनी है, तो वो जो परिणामी तरंग है क्या होगी, जितनी भी तरंग अध्यारोपित हो रही है उन सब के सदिश योग के तुल्य होगी। कौन सा है, यहाँ पे नाम देखो, क्या है, सदिश योग। सिंपल योग नहीं है, सिंपल एडिशन नहीं है, क्या है, वेक्टर एडिशन है। वेक्टर एडिशन में क्या होता है, डायरेक्शन भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। भाषण में ही अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है,
अध्यारोपण के सिद्धांत के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको परिणामी तरंग निकालनी है तो उस पॉइंट पर कितनी तरंगें अध्यारोपित हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, उन सब का क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। कौन सा सम करना है, वेक्टर सम। कौन सा सम करना है, वेक्टर सम। तो वो तुमको क्या मिलेगा, उस पॉइंट पर रिजल्टेंट वेव तुमको मिल जाएगी। बात समझ में आई, वेक्टर सम करोगे तो तुमको रिजल्टेंट वेव उसमें मिल जाएगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन वगैरह है वो मैं तुमको नोट्स में प्रोवाइड करूँगा, उसमें लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, अब आगे देखो, इसका है, इसका डेरिवेशन आपके पास, इसका आपके पास डेरिवेशन है कि अध्यारोपण होने के बाद में कैसा होता है। ठीक है, मान लो आपके पास कोई तरंग है y1, ठीक है, ये आपके पास कैसी है, तरंग का समीकरण क्या होता है, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, तो आपके पास एक तरंग है a sin ओमेगा टी। इसका सरलता के लिए जो के वाला पार्ट है जो डायरेक्शन बताता है, के वाला पार्ट क्या बताता है, किस डायरेक्शन में वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, उसको मैं एक बार क्या कर देता हूँ, नेगलेक्ट कर देता हूँ। अपनी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी। वैसे तो इक्वेशन क्या होती है, साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स होती है। यहाँ पे ये वाला के एक्स तुमको क्या बता रहा है कि किस दिशा में वेव तुम्हारी आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो एक बार इस चीज़ को अपन क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं। अपन सिर्फ क्या ले लेते हैं, ओमेगा और टी ले लेते हैं। ठीक है, सरलता के लिए अपन ने क्या ले लिया, ओमेगा टी। ठीक है, ये आपके पास एक तरंग है। ऐसी आपके पास दूसरी तरंग है y2, ये आपके पास a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। देखो यहाँ पे प्लस 5 लेने का क्या मतलब है कि ये वाली जो तरंग है और ये वाली जो तरंग है, इन दोनों के मध्य कलांतर कितना है, 5 का है। दोनों के मध्य क्या है, कलांतर। भाई हर बार ज़रूरी थोड़ी है कि सेम ही वेव हो, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी हो सकता है, कलांतर भी हो सकता है। तो दूसरा वेव मैंने क्या माना, क्या है तुम्हारे पास, साइन ओमेगा टी, ये वाला। पहला वेव क्या है, a साइन ओमेगा टी, दूसरा क्या है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इन दोनों का अपने को क्या करवाना है, अध्यारोपण करवाना है। क्या करवाना है, सुपरपोजिशन करवाना है। तो देखो जब आप इन दोनों का सुपरपोजिशन करवाओगे तुमको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, y मिल गया। मान लो वो कैसा मिलेगा, y बराबर y1 प्लस y2। ठीक है, अच्छा y1 का वैल्यू रखो यहाँ से, y1 तुम्हारे पास क्या है, a1 साइन ओमेगा टी, y2 क्या है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ देखो टेक्नोमेट्रिक में फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला होता है। ये वाला फॉर्मूला मैं कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। तो आपको क्या मिलेगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, ये क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी कोस 5, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, प्लस कोस ओमेगा टी साइन 5। ठीक है, अब इस a2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या वाला बनेगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कोस 5 प्लस a2 कोस ओमेगा टी साइन 5, ये वाला बनेगा। अब यहाँ देखो, ये तुम्हारा जो फर्स्ट टर्म है इतना a1 साइन ओमेगा टी, और ये जो तुम्हारा सेकेंड टर्म है इतना, इन दोनों में से साइन ओमेगा टी है वो कॉमन आ रहा है। भाषण में इन दोनों में से क्या आ रहा है, साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है। तो साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपके पास, a1 प्लस a2 कोस 5, और इधर आएगा आपके पास साइन ओमेगा टी बाहर, और आगे वाला टर्म है जैसा जैसे लिख दो, a2 कोस ओमेगा टी साइन 5। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपके पास जो टर्म बना है a1 प्लस a2 कोस 5, इसको मैं सरलता के लिए कुछ मान लेता हूँ। क्या माना मैंने, a1 प्लस a2 कोस 5 है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ एक बार, इसको मैंने मान लिया a कोस थीटा, a
कोस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना। कोस थीटा ही क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे आपके पास अंदर कौन सा टर्म है? कोस का टर्म है, तो इसको मैंने क्या मान लिया? ए कोस थीटा मान लिया। क्लियर है यहाँ तक? अब आपके पास देखो जो नेक्स्ट टर्म है, जो नेक्स्ट टर्म में आपके पास क्या है? A2। देखो यहाँ पे साइन ओमेगा टी का टर्म बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी का टर्म आपके पास बचेगा। अच्छा वैसे ही यहाँ पे क्या बचेगा? कोस ओमेगा टी का टर्म बचेगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा? A2 साइन फाई बचा। कोस ओमेगा वाला टर्म छोड़ दो, जैसे यहाँ पे साइन ओमेगा वाला टर्म छोड़ा था ना, बचे हुए को कॉमन कुछ मान लिया, वैसे यहाँ पे क्या करो? साइन ओमेगा कोस ओमेगा टी वाले टर्म को बचाओ, बचे हुए टर्म को कुछ मान लो। तो आपके पास क्या बचेगा? A2 कोस A2 साइन फाई। इसको फिर से आप क्या मान लो? A साइन थीटा। अब इसको साइन थीटा क्यों माना? इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे कौन सा टर्म है? साइन का टर्म है, तो उसको ऐसा क्या जैसा ही क्या मान लिया? साइन थीटा मान लिया। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करो एक बार फिर से, ठीक है? अब क्या मिलेगा? देखो ये वाला आपके पास हो गया y बराबर A कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास? A साइन थीटा कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ देखो अभी थोड़ी देर पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा था, वो क्या था? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। सिमिलरली वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। अगर आप ए कॉमन ले लो, ए आप कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये अंदर क्या बचेगा? इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा। ये फिर से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया अंदर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये आपके पास क्या आ गया? आपके पास आपका परिणामी वेव आ गया। अच्छा याद करो y1 क्या माना था? y1 माना था आपके पास a1 साइन ओमेगा टी। y2 क्या माना था? a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये माने थे। अच्छा इसका इन दोनों को जोड़ने के बाद में इसका परिणाम में आपको क्या मिला? a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अच्छा देखो ये वाला भी साइन का फंक्शन था, ये वाला भी साइन का फंक्शन था, और जो परिणाम में आपको मिला वो भी किसका फंक्शन है? साइन का फंक्शन है। अच्छा यहाँ पर भी ओमेगा टी था, यहाँ पर भी ओमेगा टी था, यहाँ पर भी तुमको क्या मिल रहा है? ओमेगा टी मिल रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपका a, ये वाला a और ये वाला थीटा क्या है? ये अपने को अभी नहीं पता, अपन ने बस माना है इसको, थीटा थीटा a मान लिया, a मान लिया। एक्चुअल में ये है कि अपने को नहीं पता, अपन ने इसको a मान लिया, अपन ने इसको थीटा मान लिया, ये क्या है अपने को नहीं पता। बाकी पूरा का पूरा वैल्यू इसके जैसा का जैसा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अध्यारोपण होने के बाद में जो आपके पास परिणामी तरंग बनती है, अध्यारोपण होने के बाद में जो परिणामी तरंग बनती है वो तुम्हारे पास वैसे ही तरंग होगी जैसे तुम्हारी जो दो अध्यारोपित होने वाली तरंगें होती है। वास्तव में देखो फ्रेम एकदम सेम है, वो भी साइन ओमेगा टी है, ये भी साइन ओमेगा टी है, ये भी साइन ओमेगा टी है। ठीक है, सवाल है कि a और थीटा ये क्या है, ये अपने को निकालना है। ठीक है, अब देखो a और थीटा अपने को कैसे निकालना है, यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 1 में तुम्हारे पास क्या है, a कोस थीटा और a साइन थीटा, 1 और 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दूँ प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, दोनों को जब आप ऐड करोगे इधर देखो ये वाला क्या बनेगा, इसको इधर लिख रहा हूँ मैं, ये क्या बनेगा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसमें ये वाला जोड़ना है तो ये आ गया तुम्हारे पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इधर इसका स्क्वायर होगा तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, a1 प्लस a2 कोस फाई का स्क्वायर प्लस नीचे क्या है a2 साइन फाई, तो a2 साइन फाई का स्क्वायर, तो ये इधर स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2
कोस स्क्वायर फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ देखो दोनों में से, दोनों टर्म में से यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। इधर तुम्हारा क्या बचा ए स्क्वायर। अच्छा फिर से यहाँ पे देखो ये वाले टर्म में इधर और ये वाला टर्म में, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सॉरी दोनों में A2 स्क्वायर कॉमन आएगा। दोनों में जब A2 स्क्वायर कॉमन आया तो कितना बचा, कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। तो दोनों एड हो गए, क्या मिल जाएंगे आपके पास 1। ये वाला वैल्यू आपको क्या मिलेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, 2A1 A2 आता है ना, तो ये स्क्वायर नहीं आएगा, कोस फाई। और यहाँ से A का वैल्यू निकालो तो A तुमको क्या मिलेगा, इस पूरे का क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। ठीक है, तो ये आपके पास किसका वैल्यू आ गया, ये वाला वैल्यू आ गया आपके पास A। अच्छा अगर आपको याद हो तो ऐसा कुछ डेरिवेशन अपन ने सदिश वाले चैप्टर में किया था। दो परिणामी सदिश निकालने थे अपने को, इनके बीच में एंगल थीटा होता है, तो उनका परिणामी जो आता है वो कुछ इसी फॉर्मूले से आता था। अगर आपको याद हो तो परिणामी इसी फॉर्मूले से आता था। बात क्लियर है। इसका मतलब ये वाला जो A है कौन सा निकाल लिया आपने, ये वाला A आपने निकाल लिया, इसका वैल्यू कितना होगा, इतना होगा। और ये किस किस के ऊपर निर्भर करेगा, पहले वाली तरंग के आयाम पर, दूसरी वाली तरंग के आयाम पर, और दोनों तरंगों के मध्य फाई क्या था, यहाँ पे फाई क्या था, दोनों तरंगों के मध्य कलांतर। तो दोनों तरंगों के मध्य कितना कलांतर है उसके ऊपर निर्भर करेगा। बात समझ में आई। देखो यहाँ तक तुमको समझ में आया। ये वाला तुम्हारा परिणामी तरंग का इक्वेशन है, ये वाला तुम्हारा आयाम का फॉर्मूला है। बात समझ में आई। अब देखो क्या करना है, अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए कि आपके पास जो दोनों तरंगे हैं y1 और y2 है, इसमें कलांतर हो ही ना, दोनों क्या हो सेम कला में हो, तो क्या होगा, फाई का मान क्या होगा तुम्हारा 0 हो जाएगा ना। अगर मान लो दोनों तरंगे ऐसे है कि उनमें कलांतर नहीं है, तो फाई का मान तुम्हारे पास क्या हो गया 0। अब तुमको ये बोल देगा भाई परिणामी जो तरंग है उसका आयाम निकाल के बताओ, तो सिंपली यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो आपको कैसा मिलेगा, इधर देखो, यदि तुम्हारा फाई क्या हो जाए 0 हो जाए, तो फाई 0 हो गया, तो इस इक्वेशन में फाई की वैल्यू क्या करो 0 पुट करो। तो आपके पास A क्या गया अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2। अच्छा कोस 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये जो अंदर वाला टर्म बन रहा है, ये अंदर वाला टर्म, ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर ही तो है। ठीक है, अच्छा ये वाला और ये वाला क्या हो गया तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, तो A तुम्हारे पास क्या बचा A1 प्लस A2। इसका मतलब जब दोनों तरंगों के बीच में कलांतर का मान 0 होता है, उस स्थिति में जो परिणामी तरंग आपके पास होगी, उसका आयाम कितना होगा, जुड़ने वाली जो दोनों तरंगे हैं उसके आयाम के योग के तुल्य होगा। भाषण में ही जुड़ने वाले जो तरंगे हैं उसके आयाम के योग के तुल्य होगा। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये बोल दें कि दोनों अपोजिट है, तो कोस अपोजिट आएगा 180, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया A1 माइनस A2 आ गया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखो अपने एक एग्जांपल देखा था, एक तरंग इधर की तरफ आ रही थी, एक तरंग इधर की तरफ आ रही थी। अच्छा दोनों सेम कला में है, तो मैंने जो परिणामी बनाया था वो मैंने थोड़ा ऊपर की तरफ बनाया था, ऐसा बनाया था मैंने। तो क्या हुआ, दोनों तरंगों का आयाम जुड़ जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका जस्ट उल्टा हो जाए, ऐसा कि जो आने वाली तरंग है वो विपरीत कला में हो, विपरीत कला में मतलब ऐसे आएगी, तो दोनों के बीच में कलांतर कितना हो गया 180, एक ऊपर की तरफ है एक जस्ट नीचे की तरफ है, तो 180 कोस 180 कितना -1। तो यहाँ पे बीच में, यहाँ पे जो वैल्यू तुम कितनी पुट करोगे 180 पुट करोगे, तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2 आ गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको A1 माइनस A2,
परिणामी तुमको कितना मिलेगा A1 माइनस A2। इस स्थिति में क्या होगा, दोनों का जितना आयाम है उसके डिफरेंस के बराबर तुमको क्या मिलेगा, परिणामी तरंग का आयाम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने क्या बात कर ली, आयाम की बात कर लिया। अब एक फैक्टर और है जो अननोन है अभी, थीटा, वो भी अभी निकालना बाकी अपने पास, ये थीटा क्या होगा। अब देखो अपन ने माना था, फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास A1 A2 कोस फाई इक्वल्स टू क्या था, A कोस थीटा माना था, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन थी आपके पास A2 साइन फाई इक्वल्स टू A साइन थीटा माना था अपन ने, ये माना था, एक बार चेक करने दो। ठीक है, हाँ। अब क्या करो, अगर मैं इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग दे दूँ तो क्या होगा, A से A कैंसिल हो गया, साइन बटे कोस तुमको क्या मिलेगा, टेन थीटा। तो क्या बन जाएगा ये टेन थीटा। इधर क्या मिलेगा आपको, A2 साइन फाई अपॉन ये वाली वैल्यू क्या मिल गया, A1 प्लस A2 कोस फाई। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या हो गया, टेन इनवर्स A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2। अच्छा, ये वाला डेरिवेशन देखा हुआ लग रहा है, वही जो सदिशों का अपन ने परिणामी निकाला था, तो उसमें परिणामी थीटा कैसे निकालते हैं, इसी कैलकुलेशन से निकाला था वेक्टर वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या था, जो परिणामी तरंग आपको मिली जो किस फॉर्म में थी, y बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इस रूप की आपके पास जो परिणामी तरंग थी उसका थीटा क्या है, कलांतर। तो इस कलांतर का मान किस किस के ऊपर निर्भर करता है, इस थीटा का मान किस किस के ऊपर निर्भर करेगा। तो तुम्हारी पहले वाली तरंग थी, उन दोनों जो तुम्हारे दोनों तरंगे हैं जिसका आयाम A1 और A2 उन दोनों तरंगों का आयाम और उनका फाई एंगल, उनके मध्य कितना कलांतर है, ये मिलके तुम्हारा क्या डिसाइड करेगी, परिणामी तरंग का कलांतर डिसाइड करती है। अच्छा, यहाँ पे फिर से वही चीज़ करके देखो, अगर तुम्हारे पास फाई का वैल्यू 0 हो जाए, फाई का वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ पे साइन फाई का वैल्यू तो क्या, साइन फाई की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये कंप्लीट वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई, 0 आ जाएगी, कंप्लीट वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आज यहीं तक करते हैं। अध्यारोपण का डेरिवेशन तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब अपन कल से क्या करेंगे, अपन सन्नादियाँ पढ़ेंगे, अप्रगामी तरंग क्या होती है, जैसे अभी तक अपन ने प्रगामी तरंग के बारे में पढ़ा, अब आगे पढ़ेंगे अपन अप्रगामी तरंग क्या होती है। लेकिन ये जो अध्यारोपण वाला जो डेरिवेशन है इसको आप एक बार कवर कर लेना, क्योंकि ये डेरिवेशन आपके 12th क्लास में भी आएगा। ऐसा का ऐसा डेरिवेशन आपके पास किस में मिलेगा, आपको 12th क्लास में भी मिलेगा, इसलिए इसको अभी करवाना ज़रूरी था। ठीक है, तो आज के चैप्टर में इतना ही करते हैं, इसके आगे कल करेंगे। थैंक यू।